ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव के खास शो संवाद में हम विभिन्न प्रवासियों के साथ लंबी चर्चाएं करते हुए उनके सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक योगदान सहित उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में निरंतर आपको अवगत करवा रहे हैं। आज के शो में आपसे रूबरू हो रहे हैं मेवाड़ के शिशोदा गांव निवासी और मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति मेघराज धाकड़, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने। धाकड़ द्वारा स्थापित मंगल फिनकॉर्प कंपनी कॉर्पोरेट जगत में एक जाना माना नाम है, जो ज्वेलरी, शेयर मार्केट, गोल्ड लोन, कंस्ट्रक्शन व आईटी सेक्टर के क्षेत्र में शानदार काम कर रही है। मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक सामाजिक संस्था का संचालन करने वाले मेघराज धाकड़ के साथ किया गया संवाद आपको निश्चित ही पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं हमारा आज का खास शो संवाद में मेघराज जी आपका स्वागत है। तो आप तैयार रहिए कुछ खट्टे मीठे सवालों के लिए। तो गांव की यादें आपके जहन में बसता होगा, गांव में जो आपने दिन बिताए थे उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, किस तरीके की वर्किंग स्टाइल रही वो आप बताएं। गोल्ड लोन का भी आपने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट शुरू किया, तो यहाँ तक का जो सफ़र है उसके बारे में बताएं आप। इंडिया में तकरीबन 1000 ब्रांचेस शुरू करना, जिसकी शुरुआत आपने मुंबई में कर दी, अभी तक तकरीबन 15 से 20 शाखाएं उसकी खुल चुकी है। तो वो किस तरीके का बिजनेस है और इस बिजनेस से राजस्थानी मूल के युवाओं को किस प्रकार से आप रोजगार देंगे? डेलीवेशन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से काम करेगा? आपने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा है, मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो राजस्थान और मुंबई में बहुत अच्छे काम कर रहा है। इसके बारे में बताएं कि आपका सामाजिक योगदान किस तरीके का है। आपके ऊपर आर्थिक अपराध के आरोप लगते रहते हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, प्रातःकाल के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, संवाद के माध्यम से हम हमेशा आपको नए नए लोगों से मुलाकात कराते हैं और बताते हैं उनके जीवन के बारे में। इस बार हम आपकी जिनसे मुलाकात करा रहे हैं उनका काम उद्योग जगत में भी बहुत शानदार है और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन। मुंबई की जानी मानी कॉर्पोरेट कंपनी मंगल फिनकॉर्प किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उसी कंपनी के मुख्य संस्थापक हैं मेघराज सोहनलाल धाकड़। आज धाकड़ जी के पास हम पहुंचे हैं। धाकड़ जी मूल रूप से राजसमंद जिले के शिशोदा गांव के हैं। शिशोदा गांव कई मायनों में विश्व प्रसिद्ध है। वहां का क्षेत्रपाल बाबू जी का मंदिर और मूल रूप से ये जो गांव है ये शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का मूल गांव है, यानी उनके पूर्वज इसी शिशोदा गांव से निकले हैं। मेघराज धाकड़ जी ने भी उसी गाँव से निकलकर मुंबई की सरजमी पर एक अच्छा मुकाम बनाया है। चलिए हमारे साथ मिलते हैं मेघराज धाकड़ जी से। संवाद में मेघराज जी आपका स्वागत है। तो आप तैयार रहिए कुछ खट्टे मीठे सवालों के लिए। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मेरे स्वाद के लिए आप मेरे ऑफिस में आए। तो सर्वप्रथम मैं प्रातःकाल टीम का धन्यवाद करता हूं। अभी बोलो सर। थैंक यू मेघराज जी। पहले प्रश्न की शुरुआत हम गाँव से करते हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति की जड़ें उसकी जन्मभूमि से जुड़ी हुई होती है। मेघराज जी मेवाड़ के राजसमंद जिले के शिशोदा गांव के निवासी हैं। शिशोदा क्षेत्रपाल जी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेघराज जी 7वीं तक आप जो है अपने गांव में पढ़े, उसके बाद मुंबई आए और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो गांव की यादें आपके जहन में बसता होगा, गांव में जो आपने दिन बिताए थे उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिशोदा में थी। आज जब मैं 50 साल की उम्र का हो गया तो भी वो जो मैंने शिक्षा प्राप्त की वो मेरी प्राइमरी शिक्षा थी। उसमें जो मेरे मित्र थे, गमेती, राजपूत, ब्राह्मण और जो विभिन्न समाज के लोग जुड़े थे वो आज भी मुझे याद आते हैं। उनको आज भी मैं बहुत मिस करता हूँ। उसमें से मेरा एक गमेती फ्रेंड तो वहाँ का सरपंच भी अब भी बना था कुछ 4-5 साल के पहले। और गाँव है, आज वहाँ की जो मिट्टी और वहाँ के जो संस्कार हैं, आज हर महक में एक गाँव की यादें बसी रहती है। क्योंकि मनुष्य कितना भी बड़ा हो जाए उसकी जड़ से ही उसकी पहचान होती है। तो हम ये समझते हैं कि हम ये भाग्यवान हैं कि जो भी हमारी पुण्य इतनी प्रबल रही होगी कि हम ऐसे गाँव से हमारा जन्म हुआ जो पहले से समृद्ध था, प्रसिद्ध था, महाराणा प्रताप की भूमि से बिलोंग्स करता था गांव। और सबसे बड़ी क्षेत्रपाल बाबू जी है जो हमारे
ऐसे लोग बोलते कि भगवान होते नहीं हैं, पर तो हमने साक्षात उनके इतनी चीज़ें चमत्कारी देखे हुए हमें हमेशा लगता है कि हमारे छत्रपाल जी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। और आज मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ उनमें भी उनका आशीर्वाद, और हमेशा यही समझता हूँ कि वो मेरे साथ ही है। और शिशोदा गांव जब भी मुझे समय मिलता है, हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि जब भी समय मिले, शायद साथ में 2 दिन 5 दिन 10 दिन मैं गांव में जाऊँ। वहाँ के लोगों का जो एक वहाँ पे शिशोदा गांव और ख़ासकर गांव के लोगों का एक सबसे बड़ी जो उनमें खूबियाँ हैं कि वो आपसे मिलते हैं निस्वार्थ। आज अपन बॉम्बे में इतना बिजनेस करते हैं तो सब एक दूसरे से मिलता है, तो उनका कुछ ना कुछ उसके पीछे एक कारण होता है। एक गांव ही ऐसी जगह है जहाँ लोग आपस से, दिल से, प्रेम से, आत्मा से मिलते हैं। इसलिए उसकी तो कोई जगह नहीं है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। गांव गांव होता है। शायद एक समय के लिए अपन व्यवसाय के लिए आज बॉम्बे आए और कहीं चले जाएं तो बॉम्बे धूमिल हो सकता है, पर गांव कभी धूमिल नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरी जीवन में गांव को मैं सबसे ऊंचा दर्जा रखता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो हमारी जड़ें होती हैं उनके प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए, और आप गांव के लिए बहुत सारा काम कर भी रहे हैं। मेरा अगला जो सवाल वो ये है कि गांव से आप मुंबई लौटे, आपके पिताजी की कुर्ला में ज्वेलरी का कामकाज था, ज्वेलरी की दुकान थी। कुर्ला से लेकर पार्ला आपका परिवार आया, पार्ला से लेकर जो आज हम जिस लोटस पार्क में बैठे हैं 17वीं मंजिल पर, यहाँ तक का जो आपका सफ़र रहा बहुत संघर्ष भरा भी रहा, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे। तो यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं उसके पीछे क्या प्रेरणा रही, किस तरीके की वर्किंग स्टाइल रही, वो आप बताएं। शिशोदा से 7th के बाद जब मैं बॉम्बे आया था तब कुर्ला में रहता था। कुर्ला ऐसी जगह है जिस एरिया में मैं रहता था उसका नाम था तकिया वार्ड। वो एरिया का नाम है तकिया वार्ड। तकिया वार्ड ऐसी जगह है जहाँ मेजोरिटी 80% राजस्थान के लोग ही रहते हैं। तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा महसूस होता था, बट मेरे को एक ज़िंदगी का एक जुनून था कि इससे अपन कुछ ऊपर उठें, कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। शायद मनुष्य जीवन हमें मिला तो इसका कहीं ना कहीं उपयोग होए अपने जीवन का, और उपयोग के लिए अगर अपन कितनी भी समाज सेवा करनी चाहिए, लाइफ में कुछ भी काम करना चाहिए। अर्थ के बगैर अपन आगे नहीं चल सकते हैं। कुर्ला वहाँ का जो इकोनॉमिक था वो लिमिटेड था, वहाँ पे व्यवसाय की एक लिमिटेशंस थी, उससे आप आगे वहाँ पे बिजनेस कर नहीं पाते थे। छोटी दुकानें थी, गिरवी के काम थे। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे लिमिटेशंस को कैसे क्रॉस किया जाए। इसके लिए मेरे अंकल की विलेपार्ले में शोरूम थी, हम जॉइंट फैमिली थे। अंकल विलेपार्ले में संभालते थे, उदयलाल जी धाकड़। फिर मैं उनसे एसोसिएट कर दिया 92 में। 92 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ज्वेलरी का बिजनेस संभालने लगा। 92 से लेकर 2000 तक मैं ज्वेलरी बिजनेस में था। 2000 में फिर जैसे होते आए हमारे जो भी परिवार का सेपरेशन हुआ, अंकल उदयलाल जी और मेरे पिताजी श्री सोनलाल जी अलग हो गए, और पार्ला की जो शॉप थी मंगल ज्वेलर्स वो सोनलाल जी के हिस्से में आई। फिर मैं उस दुकान पे गोल्ड ज्वेलरी में अच्छे से काम करने लगा। फिर मेरे मन में एक चिंता थी और एक विचार भी था कि कल हम 2 भाई हैं, कल उठ के सपोज़ नहीं जमे और हम दोनों भाई कोई भी व्यवसाय में अलग भी हो जाए तो दुकान एक है। फिर ये दुकान कौन रखेगा, कौन नया बिजनेस सेटअप करेगा। तो मेरा विज़न था क्यों ना अपन इस ज्वेलरी को और एक्सपांड करके होलसेल में कुछ करें। फिर मैंने 2001 में झवेरी बाज़ार में होलसेल के जो व्यवसाय चालू किया। तभी एक फर्म थी, आज होलसेल में 4-5 फर्म हैं, श्री मंगल, रत्न मंगल, मंगल आभूषण, इटानंद ज्वेलरी की, ऐसे विभिन्न टाइप के बिजनेस मैंने झवेरी बाज़ार में स्टार्ट किए होलसेल में। तभी एक बिजनेस था, उसको बोलते इटालियन ज्वेलरी। इटालियन ज्वेलरी ऐसे है कि ये ज्वेलरी इटाली में बनती है, फॉरेन से बनती है, और इंडिया में तब उसका बहुत कम चलन था। तो हम सोचे क्यों ना, हमेशा एक दिमाग में रहता था कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करें। जो आम लोग काम करते हैं वो अपन काम करेंगे तो उसकी एक लिमिटेशन से उस सीमा को अपन क्रॉस नहीं कर पा जाएंगे। जब हमें कुछ अलग करना है तो अपने काम भी कुछ अलग ढंग से ही करने पड़ते हैं। तो अपन सोचे ये इटालियन ज्वेलरी का अपन इसको एक्सपांड करें, इस चीज़ को नहीं कहें। इस काम के लिए मैं दुबई गया था मेरे पार्टनर को लेके। फर्स्ट टाइम मैं दुबई विज़िट किया था,
वहाँ पे एक मार्केट है, उसको बोलते हैं गोल्ड सुक, जहाँ पे ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है दुबई में। फर्स्ट टाइम हमने एड्रेस पूछते पूछते हम गोल्ड सुक में गए, और वो भी एक दिलचस्प लंबी कहानी है कि कैसे हम वहाँ से गोल्ड इंपोर्ट किए और ज्वेलरी का काम चालू किया। बट कहीं ना कहीं जहाँ आदमी का जुनून होता है, जहाँ हौसले बुलंद होते हैं, तो कहावत है कि भगवान और ये कायनात भी उसके साथ रहती है। शायद ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ होगा और उस काम में भी सफलता मिली। सफलता की कोई लिमिटेशंस नहीं है कि कितनी सफलता मिली, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उस सफलता से सेटिस्फाई हूँ। मेघराज जी, जवेरी बाज़ार में तो आपका परंपरागत व्यवसाय रहा, लेकिन आज आप जिस पोजीशन पे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में है, शेयर मार्केट में है, फाइनेंस में है, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। गोल्ड लोन का भी आपने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट शुरू किया, तो यहाँ तक का जो सफ़र है उसके बारे में बताएं आप। ज्वेलरी का जब सेटअप हो गया और जब मेरे वर्किंग पार्टनर सब काम अच्छे से कर रहे थे, मैं सोचा कि और इससे कुछ आगे करें। तभी किसी ने बोला कि अगर बहुत एक्सपांड करना है तो एक्सपांड के लिए हमेशा अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, और एक लिमिट के बाद अर्थ कहाँ से अपन क्रिएट करें। तो ऐसे किया कि क्यों न अपन शेयर बाज़ार में, जो सुना था ऐसा कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड कंपनी होती है, उसके इश्यूज़ आते हैं, जो भी उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, तो सोचा अपन को ना कोई ऐसी कंपनी करें जो एक इंडिया लेवल पे काम हो उसका। ये आने के बाद मैंने बहुत सीए से कॉन्टेक्ट्स किया और एक कंपनी को मैंने टेक ओवर की। उस कंपनी का नाम था टाक मशीनरी एंड नीजिंग। वो कंपनी एनबीएफसी थी। एनबीएफसी मीन जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस का लाइसेंस देती है, उस कंपनी का नाम था टाक मशीनरी। फिर वो कंपनी लेके हमने नेम चेंज करके मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प लिमिटेड 2030 में हमने वो कंपनी एक्वायर की। वो कंपनी बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद जो हमारे प्रमोटर थे एक संदीप मालू करके, तब उनका फोकस था कि ये कंपनी को पेरेंट्स रखे, एंड वी स्टार्टेड लॉट ऑफ बिजनेस इन दिस अम्ब्रेला। वो एक अम्ब्रेला हो गया, उसके नीचे अलग अलग वर्टिकल स्टार्ट करें। तभी हमने एक मंगल कंप्यूसॉफ्ट करके कंपनी, मंगल कंप्यूसॉफ्ट और ऐसी काफ़ी कंपनी हमने उसमें स्टार्ट की थी। बट जो चीज़ इससे मैंने एक अनुभव लिया, जो मैं शायद जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं शेयर करता हूँ, कि कोई भी बिजनेस पेपर पे करना और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क करता है। प्रैक्टिकल आप करने जाओगे तो ही समझ में आओगे कि कौन से बिजनेस की कितनी डीप है, क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड है। तो काफ़ी बिजनेस करने के बाद जिस चीज़ें समझी कि अपने उसमें हमारे से भी बहुत सी गलतियाँ हो गई थी, काफ़ी बिजनेस हमने शट डाउन किए। बट जो बिजनेस अभी ऑलरेडी रनिंग है, उसमें एक मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प लिमिटेड, ये कंपनी एनबीएफसी है। अभी वी इंटर इन ए गोल्ड लोन, जो ये दो एक बिजनेस भी हो गया, और ये एक ऐसा बिजनेस है कि अपन समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे टच कर सकते हैं। छोटे से छोटे आदमी से लेके बड़े से बड़े आदमी को भी, उनको जिनको फंड की ज़रूरत पड़े, हम इमीडिएट उसको फंड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए एनबीएफसी की। फिर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी, मंगल बिल्ड होम। मुझे ये बोलने के बहुत गौरव महसूस होता है। पता मैं आपकी एक बिल्कुल, आपने जब मंगल बिल्डकॉम की बात की तो एक बात बीच में रोकना चाहता हूँ मैं आपको। इसलिए मैं रोकना चाहता हूँ कि मुंबई के अंदर आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 2 सालों में 100% अपने प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, और तकरीबन 15 सीसी जो है आप लेकर आए। बाकी मुंबई में ऐसा होता है कि बिल्डर बिल्डिंग बनाता है और वो 10-10, 12-12 साल तक रखड़ी रहती है, लेकिन आपने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया कि जैसे ही प्रोजेक्ट आपने शुरू किया उसको 100% कंप्लीट किया। मंगल बिल्ड होम करके हमारी ऐसी कंपनी है, मनीष जी मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, इसमें मैं 6-7 में 7 ओसी लेके आया। 2 ईयर्स में नहीं, 7 ईयर्स में मैं 7 ओसी लेके आया। ओसी लाना अपने आप में एक चैलेंज है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट की इतनी कंप्लाइंस है, उसको इतनी सब कंप्लाइंस को, रेगुलेटरी को ओके करके सामने वाले को पोजीशन देना, इट्स ए वन ऑफ द बिग टास्क। जो हमें अच्छा लगता है कि हमने इतनी बिल्डिंगें, कम से कम 200 से 250 फ्लैट हमने लोगों को दिए। ऐसे साथ में से ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो 10-10 साल से बंद पड़े थे,
वो प्रोजेक्ट को हाथ में लेके तभी एक जुनून था कि नहीं, जिसका घर नहीं है उसको अपन घर प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी परिवार घर से बाहर थे, उनको हमने घर प्रोवाइड किए। तो ये भी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि नो डाउट हर बिजनेस के पीछे लॉजिक यही होता है कि वी अर्न समथिंग, कुछ पैसे कमाने। बट कौन सा बिजनेस ऐसे होता है जो पैसे से ज़्यादा अपने को एक रिस्पेक्ट मिलता है, एक अंदर से एक आत्मा को अच्छा फील होता है, वो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। आज आप किसी को घर दो, वो कितनी बड़ी उसके लिए, सामने वाले के लिए खुशी की बात है। बम्बई जैसे एरिया में, बॉम्बे जैसे इलाके में शायद एक आदमी उसकी पूरी ज़िंदगी में एक अच्छा घर नहीं बना पाता है, और उसका आप सपना साकार करते हो, तो इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। क्षमा चाहता हूँ, वो आंकड़ा मुझे पूरा ध्यान नहीं रहा आपका ओसी के बारे में। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कोई न कोई व्यक्ति होता है या महिला होती है। आपने जो ये अपना करियर शुरू किया और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं, इसमें किस व्यक्ति का आपके प्रति महत्वपूर्ण योगदान रहा या किस महिला का आपके जीवन में योगदान है? महिला के रूप में तो योगदान मेरी धर्मपत्नी का रहा, इंदिरा जी, क्योंकि ज़िंदगी में आपको हर चीज़ एक समय पे नहीं मिल सकती है। अगर एक लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपने को फैमिली को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का मतलब कैसे सर, कि अपन फैमिली को मिनिमम समय दिया, बच्चों को समय नहीं दिया। ये सब में अगर आपकी वाइफ का आपके साथ सहयोग नहीं हो तो लाइफ चलाना बहुत टफ हो गया। इसके लिए मैं तहे दिल से इंदिरा को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ आज दिन भी खड़ी रही, और उसने ये सब चीज़ों का सेक्रीफाई किया कि चलो आपकी इच्छा है लाइफ में कुछ पाने की, तो चलो आप आगे बढ़ो। उसमें मेरे छोटे भाई अजीत का भी हमेशा, वो मेरे से 10 साल छोटा है, तो भी बहुत कम उम्र में वो कंधे से कंधे मिला के मेरे साथ रहा। तो ये सौभाग्य पापा का योगदान रहा। ये एक सौभाग्य है कि ऐसा परिवार मुझे मिला कि मेरी हर चीज़ों में सबका फुल सपोर्ट रहा, और मैं कुछ करने की जो मेरी इच्छा थी वो कर पाया और कर रहा हूँ। आपकी कंपनी मंगल फिनकॉर्प से जुड़े हुए बहुत सारे डिटेल्स आपने बताई। इसके अलावा भी आपकी कंपनी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, जैसे शेयर मार्केट में है, गोल्ड लोन में है, बाकी चीज़ों के बारे में भी आप बताएं। बाकी मेरी कंपनी है मंगल कंप्यूसॉफ्ट। ये भी एक इंडिया में टॉप 5 कंपनी में आते हैं जो कंप्यूटर सर्वर लीज पे देते हैं, आईटी रिलेटेड है, जो इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, नहीं बोल सकता हूँ, पर इज़ वन ऑफ द टॉप 5 कंपनी इन इंडिया। उसमें मेरी कंपनी है मंगल कंप्यूसॉफ्ट। उसमें मेरी कंपनी है जेंगर सॉल्यूशंस। जेंगर सॉल्यूशन स्टफिंग का बिजनेस करते हैं। स्टफिंग मीन्स क्या होता है सर, कि आईटी में अपन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे विप्रो से लेके बेजिक से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने टाई अप होते हैं, और उनकी कंपनियों पे अपने लोग अपने पेरोल करते हैं लोग। ये करने के पीछे एक लॉजिक एक था कि राजस्थान, हमेशा दिमाग में एक राजस्थान रहता है। राजस्थान से आज भी मैं समझ रहा हूँ कि आईटी क्षेत्र में इतने आगे नहीं पहुँच पाए, या उनका फोकस नहीं रहा। तो क्यों ना अपन राजस्थान की जो आने वाली जनरेशन और जो समय की मांग है कि एक समय के बाद आईटी टॉप पे रहने वाला है, क्योंकि आईटी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। जो सिस्टम चल रहा है, जी हाँ। उस सिस्टम को और आगे कैसे ले जाए, इसके लिए मैंने कंपनी चालू की जेंगर सॉल्यूशंस। इसमें अभी ऑलरेडी राजस्थान के काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और हमेशा ये प्रयास रहा है कि आईटी क्षेत्र में अपन कुछ ना कुछ करें। इसके लिए एक जेंगर सॉल्यूशन करके कंपनी की, जो स्टफिंग के बिजनेस करती है, और जो भी आईटी रिलेटेड कोई भी बंदे को जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो अपन ये कंपनी के माध्यम से उसके टॉप कंपनियां नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उसको अपन जॉब करवा सकते हैं। मेघराज जी, पिछले 3 वर्षों से गोल्ड लोन का एक बूम है, और मैंने जहाँ तक शोध किया उसमें ये जानकारी सामने आई कि आपकी कंपनी जो है मंगल गोल्ड लोन, उसके टारगेट है कि इंडिया में तकरीबन 1000 ब्रांचेस शुरू करना, जिसकी शुरुआत आपने मुंबई में कर दी। अभी तक तकरीबन 15 से 20 शाखाएं उसकी खुल चुकी है। तो वो किस तरीके का बिजनेस है, और इस बिजनेस से राजस्थानी मूल के युवाओं को किस प्रकार से आप रोजगार देंगे? गोल्ड बिजनेस, गोल्ड लोन का जो काम है, नॉर्मली पूरे बॉम्बे में गोल्ड लोन बैंक के बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर है तो वो अपना जैन समाज ही है जो गोल्ड लोन का काम करता है। गोल्ड लोन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रे मार्केट, एक होता है ऑफिशियल। ग्रे मार्केट मीन्स कैश में जहाँ ये गोल्ड का लेन देन होता है। ये तो आने वाले समय जो हिसाब से मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ है,
वो सब चीज़ों में आने वाले समय में कैश का व्यवहार एक समय के ऊपर करना इनकम टैक्स के ट्रैप हो सकते हैं या उस सिस्टम के खिलाफ हो सकते हैं। सो जैन भाइयों को उस क्रम में लाने के लिए यही फोकस है कि मैं मिनिमम ब्रांचेस बना के मैक्सिमम चैनल पार्टनर क्रिएट करूं। चैनल पार्टनर मीन्स जैसे एसोसिएट, कि जैसे अपने जैन भाइयों या जो भी राजस्थान के अगर ज्वेलरी गोल्ड लोन में कुछ आगे करना चाहते हैं तो अपन उनके साथ एसोसिएट करके कि भाई उनकी गुडविल, उनकी शॉप और उनकी शॉप में मंगल के साथ टाइप करके कुछ काम कर सकते हैं। मेघराज जी, इन तमाम कंपनियों के बीच में भी आपकी कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है लोन के मामले में। आप होम लोन से लेकर बिजनेस लोन और तमाम तरीके के लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये कंपनी किस तरीके से काम करती है? मनीष जी, होम लोन होते हैं वो एनबीएफसी जो रेट में अदर बैंक्स करती है वो एनबीएफसी कर नहीं पाती है। इसके लिए होम लोन में अपना फोकस उतना नहीं है। होम लोन अदर बैंकों में इजी अवेलेबल हो जाता है, जैसे एसबीआई या अदर बैंक्स है वो कर सकते हैं। होम लोन छोड़ के गोल्ड लोन और एसएमई लोन, गोल्ड लोन ज्वेलरी के सामने लोन और एसएमई लोन अप टू 20 लाख तक, उसमें सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सैलराइज सब टाइप के लोन अवेलेबल रहते हैं। जो आरबीआई के एनबीएफसी और बैंक के लिए अलग गाइडलाइंस हैं। बैंकों में जिनको लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंक के अलग सिस्टम होते हैं, एनबीएफसी के अलग सिस्टम होते हैं, जो बैंकों के लोन नहीं मिल पाते उन्हें हम एनबीएफसी के माध्यम से लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फोकस अपना ये है कि छोटे से छोटे लोग तक जिनका बिजनेस है बट उनको लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। छोटे बिजनेस वाले को, जैसे किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर और छोटे छोटे तमाम बिजनेस वालों को अपना फोकस है कि अपन वहाँ तक लोन प्रोवाइड कराएं और वो बिजनेस में ग्रो करें। सर, ये लोन का जो क्राइटेरिया है, शुरुआत कहाँ से होती है और इसका एंड कहाँ तक होता है? मिनिमम 50,000 से चालू होता है और अपनी जो टिकट साइज़ है अभी तक रखा है 20 लाख रुपीज़। 50,000 से लेके 20 लाख तक लोन 3 दिन में हम प्रोवाइड करा देते हैं। किसी को भी ज़रूरत होती तो ये हमारा ये टारगेट है। जी, बिल्कुल। हमारी ये पॉलिसी है, सॉरी नॉट टारगेट, दिस इज़ आवर पॉलिसी कि 50,000 से लेके 20 लाख तक हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। मेवाड़ में रहने वाले युवा, या यूं कहें कि राजस्थान के युवा, जब अपने कैरियर बनाने की बात आती है तो उनकी सबसे पहली पसंद होता है मुंबई। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? युवाओं का जो फोकस है मुंबई, ये इतिहास गवाह है मेवाड़ का या राजस्थान का, कि राजस्थान से जो लोग बॉम्बे आए सबने अच्छी प्रगति की। व्यवसाय के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में उनकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही। मैं भी उन्हीं युवाओं में से एक था जब मैं बॉम्बे आया था। मेरे भी सपने थे। जब आप बॉम्बे में, युवाओं को एक ही मैसेज देता हूँ, जब आप बॉम्बे आते हो कुछ समय के लिए आपको बहुत टफ महसूस होता है कि इस माया नगरी में, इस भीड़ में हम कहीं खो न जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। हौसले बुलंद रखो और जो आप कर सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपके जो उसमें एक समय, और सबसे बड़ी ये है कि आपका विल पावर मजबूत होनी चाहिए, इच्छा नहीं, इरादे मजबूत होने चाहिए। तो 100% मैं भी आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर कुछ तो प्राप्त किया, इससे मुझे महसूस होता है। तो मेरे से अच्छा और मैसेज क्या हो सकता है आपके लिए? मैं कोई हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ, कि मैंने कोई डिग्री नहीं ली है। इसी बॉम्बे में मैंने सीखा, इसी बॉम्बे में संघर्ष करके आज कुछ जहाँ भी पहुँचा तो ये संघर्ष से पहुँचा। तो ये जो काम मैं कर सकता हूँ, ये काम हर युवा कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, सिर्फ उसकी इच्छा नहीं, इरादे प्रबल रहे। मेघराज जी, आपकी कंपनी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं। इन लोगों को रोजगार मिलता है और ये बहुत अच्छा खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। इसमें राजस्थान मूल के कितने लोग हैं? मनीष जी, अभी मंगल ग्रुप में कुछ 1290 आदमी काम कर रहे हैं। कुछ कभी कभी ये 1400 भी हो जाते हैं, कभी 150 प्लस माइनस होते रहते हैं काम के हिसाब से। उसमें 25 से 30% राजस्थान के हैं और मेरी तो हमेशा कोशिश रखे कि मैक्सिमम मैं राजस्थान वालों को ही इसमें ऐड करूं। पर कौन कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें राजस्थान वाले कम अवेलेबल होते हैं, पर हमेशा मेरा यही कोशिश रहता है कि मैक्सिमम मैं राजस्थान वालों को एसोसिएट रहूं। आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा है
डेलीवेशन, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से काम करेगा? हाँ मनीष जी, अभी जो लास्ट जब कोविड हुआ था, कोविड के पहले हिंदुस्तान में सिर्फ 1.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। डीमैट अकाउंट उसे कहा जाता है जो शेयर बाज़ार में काम करते हैं, और शेयर बाज़ार में काम करने के बाद जो वो शेयर खरीदते हैं उसको रखते हैं, उसको बोलते हैं डीमैट। ये लास्ट कोविड के 2 सालों में ये 1.5 लाख से जो 1.5 करोड़ से अकाउंट 3-3.5 करोड़ तक पहुंच गए। तो आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय क्षेत्र में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसको बोलते हैं शेयर बाज़ार। मैं शेयर बाज़ार में आपसे कोई सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उसमें एक बिजनेस है, उसको बोलते हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशन बिजनेस ऐसा है, इज़ जस्ट हेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग। कुछ समय पहले मैंने ऐसे 50 बेरोजगार युवाओं का इंटरव्यू लिया। उसमें से कुछ युवाओं की मैथमेटिक अच्छी थी, कंप्यूटर का नॉलेज था, उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दिलाई और 50 में से 30 लोगों को मैंने रोजगार दिलाया, जहां उनको हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपया सैलरी पा रहे हो। मेघराज जी, आपसे बातचीत करते हुए काफ़ी वक्त हो गया है। मेरे मन में एक सवाल काफ़ी समय से गूंज रहा है और मुझे लगता है कि इस वक्त उस बारे में बात करनी चाहिए। आपके ऊपर आर्थिक अपराध के आरोप लगते रहते हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष जी, सबसे पहले तो आर्थिक आरोप लगते हैं तो हमारी कंपनी कभी भी शेयर बाज़ार में लिस्टेड नहीं हो सकती है। तो आज की तारीख में कोई आर्थिक आरोप हमारे पे है नहीं। अतीत में कुछ घटनाएं घटी थी। क्या होता है सर कि कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो सिस्टम के खिलाफ होते हैं। जी, गांधी जी भी जेल में गए थे, इसके लिए नहीं किया कि उन्होंने कोई अपराध किया, वो सिस्टम के खिलाफ काम किए थे। जी। पर सिस्टम के खिलाफ काम होना ये नहीं कि अपन कोई फ्रॉड किया, कोई चीटिंग की या किसी का नुकसान किया। कुछ व्यवसाय में ऐसी कुछ ऊपर नीचे घटनाएं घट जाती है जो न चाह के भी आप उस चीज़ में आ जाते हो। आप हाईवे पे गाड़ी लेके जा रहे हो और कोई गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसमें इसका मतलब नहीं कि आपका इंटेंशन मर्डर करना था, बस जोक संजोग तभी ऐसे बैठ गए। जी। तो ऐसी एक हमारी ज्वेलरी कंपनी है मंगल रॉयल ज्वेल्स, वहाँ पे मेरा छोटा भाई अजीत के साथ ऐसी कोई घटना घट गई थी। मेरा उसमें नाम इसके लिए आया था कि हमारा इतना बड़ा एम्पायर में हम 2 भाई है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मैं वन ऑफ